नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ रहे थे। मैंने आपको यूरेनियम के विखंडन की 4 पीढ़ियां दिखाई थी, है ना। उसमें आपको क्लियर बताया था मैंने कि जब U-235 पे न्यूट्रॉन का अटैक होता है या न्यूट्रॉन U-235 को विखंडित करता है तो ऊर्जा के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में यह न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों से या अन्य नाभिकों का विखंडन करेंगे, फिर वापस न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। वह न्यूट्रॉन पुनः आगे और अन्य नाभिकों को विखंडित करेंगे। तो इस प्रकार विखंडन की यह क्रिया एक बार प्रारंभ हो चुकने के पश्चात अविरत तब तक जारी रहेगी जब तक कि पदार्थ में से यूरेनियम पूर्णतः समाप्त न हो जावे। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। तो सब पिछले टॉपिक से ही कंटिन्यू कर रहा हूं, इसीलिए मैंने डेफिनेशन को दोबारा सुनाया, है ना। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब सब यहां पर मैंने साफ कहा है अनुकूल परिस्थितियों में, इसका मतलब चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने में संदेह है। अब मैं आपको वह इसके घटक या वह बिंदु आपके सामने लाता हूं जो आपके अंदर या आपको ये समझाएंगे कि वास्तव में श्रृंखला अभिक्रिया के प्रचालन में अनेक सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं विखंडन में औसत 2.5 न्यूट्रॉन, अपन ने ये पहले ही कह दिया था पिछले लेक्चर में। तो सब औसत 2.5 न्यूट्रॉन प्रति विखंडन उत्पन्न होते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए यह जरूरी है कि कम से कम, भाई 2.5 तो पूरे के पूरे तो आगे विखंडन योग्य नहीं रह पाएंगे, कारण आपके सामने बताया जाएगा। तो सब श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए यह जरूरी है कि 2.5 न्यूट्रॉनों में से कम 1 न्यूट्रॉन आगे की ओर विखंडन करता रहे, तभी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी। गुणन गुणांक या इसको कह दो आप पुनरुत्पादन गुणांक, मैं लिख देता हूं गुणन गुणांक। इसी का दूसरा नाम पुनरुत्पादन है ना। पुनरुत्पादन गुणांक कैपिटल के यह निर्धारित करता है कि श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी या नहीं। बच्चों, ये लिखा मैंने इसलिए क्योंकि आप पिछले अनेक पेपर देखेंगे तो पिछले पेपर में पूछा गया है पुनरुत्पादन गुणांक किसे कहते हैं या पुनरुत्पादन गुणांक क्या है, यह पूछा गया है। इससे मैंने लिख दिया। क्या होता है सब पुनरुत्पादन गुणांक के किसी
पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन अपॉन उपरोक्त से पिछली पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन है ना। तो सब पुनरुत्पादन गुणांक कैपिटल के डिसाइड करता है कि श्रृंखला अभिक्रिया आगे जारी रहेगी या नहीं। तो ये मैंने के को हाईलाइट कर दिया। आपसे के पूछे तो आप ये अनुपात लिखिया ना, है ना। अब पीढ़ी के क्या मायने, तो पीढ़ी के मायने समझो आप। देखो आप, अगर ये कोई पीढ़ी है नंबर 4, तो उससे पिछली पीढ़ी कौन हुई, नंबर 3। इसी प्रकार अगर मैं कोई पीढ़ी या किसी पीढ़ी का मतलब तीसरी पीढ़ी कहता हूं, तो उससे एक कम यानी पिछली पीढ़ी कौन हुई, ये हुई। और अगर इससे मैं किसी पीढ़ी कहता हूं तो पिछली पीढ़ी कौन हुई, ये हुई। यही मैंने रेशो लिखा है ना। जैसे पीढ़ी 4 में उत्पन्न न्यूट्रॉन अपॉन पीढ़ी 3 में उत्पन्न न्यूट्रॉन। तो आप सीधा सीधा यहां से भी समझ सकते हो कि के बराबर पीढ़ी 4 में उत्पन्न न्यूट्रॉन अपॉन पीढ़ी 3 में उत्पन्न न्यूट्रॉन। तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में ही लिखवा दिया था। तो सब के डिसाइड करता है कि श्रृंखला अभिक्रिया जारी रह सकेगी या नहीं, है ना। अब वैसे तो के का मान या के का अधिकतम मान 2.5 होना चाहिए, क्लियर है ना, क्योंकि प्रति विखंडन उत्पन्न औसत न्यूट्रॉनों की संख्या 2.5 है। तो साहब ऐसे तो के का अधिकतम मान 2.5 होना चाहिए, लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं जिनमें न्यूट्रॉन का क्षरण होता है, वो अभी आपके सामने लाए जाएंगे। न्यूट्रॉन कंज्यूम हो जाता है, तो ऐसे अनेक कारण हैं। तो सब के का अधिकतम मान 2.5 नहीं हो पाता, यह 1.5 मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसे कारण आपके सामने लाए जाएंगे जिससे आपको पता पड़ेगा कि न्यूट्रॉन आगे विखंडन योग्य बच भी पाता है या नहीं। क्योंकि सारा खेल तो न्यूट्रॉन के बचे रहने का है। अगर न्यूट्रॉन ही नहीं बचे रहेगा तो स्वाभाविक विखंडन की प्रक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रह सकेगी, है ना। अब सब पहली स्थिति, केस फर्स्ट, यदि के लेस देन 1। अब के लेस देन 1 के क्या मायने, के लेस देन 1 का यह मतलब है कि किसी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन पिछली पीढ़ी से कम है, पिछली पीढ़ी में ज्यादा है। यानी अगर मान लो पीढ़ी नंबर 3 में उत्पन्न न्यूट्रॉन 5 है और पीढ़ी नंबर 4 में ये न्यूट्रॉन 3 रह गए, तो स्वाभाविक है के बराबर 3/5 जो कि लेस देन 1 है। तो साहब यदि के लेस देन 1 हो तो इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉनों की संख्या घटती जा रही है, घट रही है। तो स्वाभाविक है एक दिन ये न्यूट्रॉनों की संख्या समाप्त भी हो जाएगी। इस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रहेगी। तो साहब इस पोजीशन में श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रहेगी, है ना। तो ये अपन कह रहे थे कि क्या डिसाइड करता है कि श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी या नहीं। तो पहला केस आपको बता दिया, उसका मतलब आप समझ गए के लेस देन 1 का मतलब किसी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन पिछली पीढ़ी से कम है। इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉन की संख्या घटती जा रही है।
और पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉन की संख्या घटती जा रही है तो एक दिन न्यूट्रॉन समाप्त हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन समाप्त हो गए तो विखंडन कौन करेगा? मतलब श्रृंखला अभिक्रिया जारी इस केस में नहीं रहेगी। चलो सब सेकंड केस सेकंड, यदि k ग्रेटर देन 1, अब k ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो रहा है? किसी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन पिछली पीढ़ी से ज्यादा है। k ग्रेटर देन 1 यानी पिछली पीढ़ी में 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। k ग्रेटर देन 1 का मतलब बता रहा हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ये तो तभी बढ़ेगी जब विखंडन तीव्र गति से चल रहा होगा, है ना? तो साहब इस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से चालू रहेगी या तीव्र गति से संचालित होगी। जब श्रृंखला अभिक्रिया यानी विखंडन तीव्र गति से संचालित होगा तो स्वाभाविक है न्यूट्रॉनों के साथ अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से जारी रहेगी। इसका उदाहरण है, इसको अपन कह देते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये सब कंट्रोल नहीं होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, और परमाणु बम इसी का उदाहरण है ना? तो k ग्रेटर देन 1 इस बात को दर्शाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या विखंडन से आएगी, तो इसका मतलब विखंडन तेजी से चल रहा है, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से जारी है, और जब श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से जारी है मतलब विखंडन तेजी से चल रहा है, तो अपन जानते हैं विखंडन में मुक्त ऊर्जा बहुत होती है, तो अपार ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी इस स्थिति में भयानक विस्फोट के साथ अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इस अभिक्रिया को या इस समय श्रृंखला अभिक्रिया को हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम इसी का उदाहरण है। ठीक है साहब, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी। मतलब केस थर्ड, यदि k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब किसी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन और पिछली पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉन दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल है, आपके द्वारा नियंत्रित है, ताकि आप आगे एक ही न्यूट्रॉन को विखंडन योग्य रहने देते हो, अन्य न्यूट्रॉन को आप किसी न किसी विधि द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हो, अवशोषित कर लेते हो। लेकिन आगे से आगे आपको एक न्यूट्रॉन तो या समान संख्या में न्यूट्रॉन तो उपलब्ध हो ही रहे हैं, तो सब श्रृंखला अभिक्रिया तो जारी रहेगी, लेकिन यह श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें आपका कंट्रोल है, साफ दिखता है। इस अभिक्रिया को आप कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूट्रॉन की संख्या समान बनी हुई है। तो समान तो तभी भाई, अगर विखंडन हो रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़नी चाहिए, पर आप ऐसा नहीं होने दे रहे। इसका मतलब कोई न कोई प्रक्रिया या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, ताकि आगे जितने आप न्यूट्रॉन से विखंडन करवाना चाहे वही रह सकें। अन्य न्यूट्रॉन
आप कंट्रोल कर लेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको विखंडन से रोक लेंगे, तो सब श्रृंखला अभिक्रिया तो जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कंट्रोल वे में, यानी उस पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण होगा। इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ये हमारे द्वारा नियंत्रण में है, तो इसका हम जन लाभ या जनता के लाभ के लिए उपयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी यानी बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी परमाणु भट्टी कह दो या आप कह दो नाभिकीय रिएक्टर, है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर इसी का उदाहरण है। इसका आप जनता के लाभ में उपयोग करते हैं, यानी बिजली बनाने के लिए K=1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए K > 1 होना चाहिए। K < 1 पर श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रहती है। तो सब इतना डिटेल में तो आपसे एकेडमिक के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अक्सर जो पूछा गया है मैंने देखा है उसमें यह है कि गुणन गुणांक किसे कहते हैं। अगर गुणन गुणांक किसे कहते हैं तो आपका काम है के लिखो, ये लिखो, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड मत बताओ, क्योंकि आप इससे तब पूछ ही दे रहा। जा लास्ट में ये लिखा हो कि श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए K > 1 > 1 होना चाहिए। यह आपने डिटेल में देख ही लिया कि सब अनियंत्रित के लिए, यानी अनियंत्रित का उदाहरण परमाणु बम है, उसके लिए K > 1 होता है और नियंत्रित के लिए K = 1 होता है। यह सब एक समस्या बताने का तरीका या एक तथ्य जो आपको यह समझाता है कि यार श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहना बड़ा टिपिकल काम है। अब खुल के इस पर बात करते हैं। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के प्रचालन में कठिनाइयां और उनका निवारण, है ना साहब। तो अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के प्रचालन में कठिनाइयां व निवारण, है ना। तो सब यहां पर खुल के बात कर लेंगे कि सब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के प्रचालन में क्या क्या कठिनाइयां हैं और उनका क्या निवारण है ना। अब सब बात स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम जो खनिज के रूप में मिलता है, उसमें अपने को दो समस्थानिक मिल रहे हैं। एक U-238 है ना साहब, और एक मिल रहा है आपको U-235। जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खनिज के रूप में इनका अनुपात है वो है 99.7% तो U-238 का, 99.3% है ना। थोड़ा बहुत रेशो में हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया तो मैंने ये 99.3% तो U-235 अवेलेबल है। और प्राकृतिक रूप से यह आपके पास बचा 0.7%।
चलो साहब, इस रेशो में क्या दिक्कत है अभी सामने आ जाएगा। अगर इसको अपन संख्यात्मक तरह से बताएं तो ये रेशो अनुपात लगभग 140:1 है, यानी 140 नाभिक U238 के और उनमें एक नाभिक U235 का। तो ये रेशो है, लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। भाई आप तो समझने की कोशिश कीजिए कि कोई समस्याएं हैं, बस उस समस्या को फोकस करना है। तो प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम खनिज के रूप में उपलब्ध है उसमें U238 और U235 का रेशो ये यहाँ 0.7 हो सकता है, थोड़ा सा मैं चूक रहा हूं, पर अब आप समझ लो कि U235 बहुत कम है। इन दोनों का रेशो देखें अगर, तो ये रेशो अप्रोक्सीमेटली 140:1 है, यानी 140 नाभिक U238 के होंगे, उनमें एक नाभिक U235 का होगा। तो विखंडनीय पदार्थ जो भी हम बनाएंगे, जिसमें विखंडन उत्पन्न किया जाएगा, उसमें ये रेशो रहेगा। अब इस रेशो की क्या तकलीफ है उसको समझो। U235 का विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉन कर देते हैं। मंदगामी या हम इन्हें कहते हैं तापीय न्यूट्रॉन। जिनकी ऊर्जा मात्र 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सब U235 के विखंडन के लिए मंदगामी तापीय न्यूट्रॉन ही पर्याप्त हैं। लेकिन अधिक मात्रा किसकी है? U238 की। U238 मंदगामी न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता और किस में चेंज हो जाता है? U239 में। U239 में विखंडन की संभावना अति अल्प है। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई कि अब जब आप कोई भी विखंडनीय पदार्थ यानी विखंडन के लिए जो भी पिंड तैयार करेंगे, उस पिंड में रेशो तो ये रहेगा 140:1। तो सब न्यूट्रॉन के टकराने की संभावना 1:140 होगी। भाई ये रेशो तो उपलब्धि का है। उपलब्धि के रेशो में ये U238 और ये U235 है ना। अब यहीं पे मैं लिखता हूं न्यूट्रॉन के U235 से टकराने की संभावना का अनुपात। तो सब टकराने की संभावना का अनुपात उल्टा कर दो, कितना है? 1/140 है गया, क्योंकि जो पदार्थ बनाया उसमें U238 के 140 नाभिक है, एक नाभिक U235 का है। तो U235 से टकराने की संभावना ही नगण्य है। हम जानते हैं कि वो मात्र तापीय न्यूट्रॉन से विखंडित हो जाता, लेकिन उससे टकराने की संभावना ही बहुत कम है। U238 की बात करें तो U238 एब्जॉर्ब कर लेता है इन न्यूट्रॉनों को, U239 में चेंज हो जाता है, जिसमें विखंडन की संभावना अत्यल्प है। अब क्या करें साहब? इसकी एक व्यवस्था है। आप ऐसा करें, संवर्धन करके U235 को पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, अलग कर लें।
उसकी मात्रा फिर जो विखंडनीय पदार्थ का पिंड बना है उसमें ये रेशो बढ़ा दें। भाई पहले तो एक्सट्रैक्ट करके U-235 को आप निकाल लें। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम का पिंड बनाने से तो, या यूरेनियम लेकर उसका विखंडनीय पदार्थ का पिंड बनाने से तो काम नहीं चल रहा, नहीं, और श्रृंखला अभिक्रिया नहीं बैठेगी, क्योंकि U-238 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब न्यूट्रॉन ही खत्म हो गए तो श्रृंखला अभिक्रिया कहां से रहेगी, पॉसिबिलिटी नहीं। तो स्वाभाविक है, फिर आप इस पॉसिबिलिटी को कैसे बढ़ाओ, तो हम बढ़ा सकते हैं। हम U-235 को पहले संवर्धन द्वारा अलग कर लें, फिर जो विखंडनीय पदार्थ का पिंड बनेगा उसमें यह मात्रा डाल दें। हालांकि आप ये मत सोचना कि संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी उपलब्धता ही बहुत कम है, 0.7% उपलब्धता है। तो साहब ये मात्रा आप 0.7 की बजाय 3% तक कर सकते हो, और 3% कर लोगे तो ये जरूर है कि संभावनाएं अब बढ़ जाएंगी। तो साहब आप ऐसा कर सकते हो। ऐसे करके जो आप U-235 की रिचनेस बढ़ाएंगे, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं, ऐसे यूरेनियम को कहते हैं संवर्धित यूरेनियम या संवर्ध यूरेनियम, रिच यूरेनियम, क्योंकि उसमें U-235 की मात्रा हमने प्राकृतिक रूप से जो थी उससे अधिक कर ली है ना। तो सब संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल करें, वहां यह संभावना बढ़ जाती है। अब आइए सब, ये तो आप समझ गए कि मेन जो समस्या है वो न्यूट्रॉन को बचाने की समस्या है ना। अब उसके संदर्भ में अपन बारी बारी से बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्षरण समस्या है ना, बस विस्तार में आपको समझा रहा हूं। विखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉन, स्वाभाविक है, मैंने आपको बता दिया विखंडन में उच्च ऊर्जा उपलब्ध होती है, और यह ऊर्जा विखंडन से पुत्री नाभिक और बहिर्गामी कण के रूप में उत्सर्जित होती है ना। तो स्वाभाविक है, जब विखंडन से न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा तो उसकी ऊर्जा बहुत तगड़ी होगी, लगभग अधिकतम उसकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है तीव्रगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा है ना। तो सब तीव्रगामी न्यूट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, ये सब डाटा है ना, लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट है ना, इतनी हो सकती है। चलो सब, अब इसमें क्या संभावना है? एक संभावना तो वो है ही से कि U-238 द्वारा इनका अवशोषण हो सकता है, वो तो है ही, वो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो है तो उसकी मात्रा ज्यादा ही। दूसरा कि ये विखंडनीय पदार्थ से बाहर भी आ सकता है। विखंडनीय पदार्थ से अगर न्यूट्रॉन बाहर आ गया तो फिर तो वो बेकार हो गया, वो आपके काम का ही नहीं रहा, वो विखंडन योग्य रहा ही नहीं, क्योंकि तो पदार्थ से ही बाहर हो चला। तो साहब U-238 से अवशोषण की संभावना, उसको तो कम करने के भी तरीके बताए जाएंगे आपको, लेकिन एक काम तो अपन कर ही सकते हैं कि इसको पदार्थ से बाहर न आने दें। अब पदार्थ से बाहर न आने दें, इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ है, विखंडनीय पदार्थ का पिंड, उसका आकार कम से कम इतना तो हो ही कि न्यूट्रॉन जो विखंडन से उत्पन्न हुआ वह आगे विखंडन के काम आ जाए, पदार्थ से बाहर न चला जाए। विखंडन के लिए जो विखंडनीय पदार्थ का या विखंडनीय पदार्थ के पिंड का एक न्यूनतम आकार
जिसमें न्यूट्रॉन आगे विखंडन योग्य रह सके, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने में काम आ सके, इस आकार को हम कहते हैं क्रांतिक आकार। यह आकार क्रांतिक आकार कहलाता है। और क्रांतिक आकार के लिए पिंड के लिए जो आवश्यक द्रव्यमान है, यानी विखंडनीय पदार्थ का या यूरेनियम का जो द्रव्यमान रिक्वायर है, उससे हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। तो साहब, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहने के लिए या विखंडन की क्रिया चलते रहने के लिए विखंडनीय पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान आवश्यक है। इस द्रव्यमान को हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। यूरेनियम के लिए लगभग 10 kg करीब होता है, यह मैंने कभी पहले पढ़ा था। मतलब आप कम से कम पिंड बनाओ तो 10 किलोग्राम यूरेनियम का पिंड बनाओ। 5 किलोग्राम का बनाओगे तो वो विखंडन योग्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सब एक बार फास्ट और सुन लें कि पदार्थ से बाहर न निकल सके न्यूट्रॉन, इसलिए पदार्थ का एक निश्चित न्यूनतम आकार आवश्यक है जिससे न्यूट्रॉन बाहर ना आ सके, अर्थात न्यूट्रॉन अंदर विखंडन योग्य रहे ताकि आगे श्रृंखला अभिक्रिया जारी रह सके। इस आकार के लिए आवश्यक द्रव्यमान को हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। क्रांतिक द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया जारी रह सकेगी, यानी विखंडन संचालित होगा। यूरेनियम के लिए इसकी मात्रा लगभग 10 किलोग्राम है। तो साहब, न्यूट्रॉन क्षरण समस्या, उसका निवारण आपको क्रांतिक आकार से भी बोल दिया है ना, और आप क्रांतिक आकार को ध्यान न रखकर आप ये बोले क्रांतिक द्रव्यमान बोले। क्रांतिक द्रव्यमान ज्यादा अप्रोचेबल, वेल नोन है ना साहब। तो आप इसके बजाय ये बोलें कि साहब एक द्रव्यमान विशेष क्रांतिक है ना द्रव्यमान, इतना द्रव्यमान पदार्थ का होना आवश्यक है। तो आप तो इसको याद रख लें कि साहब विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी। अब आ जाइए सब, न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। एनर्जी इटसेल्फ एक समस्या है जिसका जिक्र मैंने अभी किया इससे आपको। विखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। होती है ये नहीं, हो सकती है, कम भी होती होगी, लेकिन इतनी हो सकती है। अब स्वाभाविक है ये ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसका तो विखंडन संभव नहीं। इसके विखंडन के लिए तो मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए जिनकी ऊर्जा कितनी हो, 0.04 इलेक्ट्रॉन मात्र, है ना। तो इतनी ऊर्जा हो, है ना। अब क्या करें साहब, जो विखंडन से उत्पन्न हो रहा है वो न्यूट्रॉन तो बहुत अधिक ऊर्जा का है। तो अब सीधी सीधी बात है, उसको मंदगामी न्यूट्रॉन में रूपांतरित करने के लिए मंदित करना आवश्यक है। मंदित कैसे करोगे साहब, तो समान द्रव्यमान के परमाणु या नाभिक से उससे टक्कर करवा दो। तीव्रगामी न्यूट्रॉन की टक्कर करवा दोगे तो अपनी ऊर्जा दूसरे नाभिक को दे देगा और स्वयं मंदित हो जाएगा। कहने का मतलब, जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर सकें ऐसे पदार्थ भारी पानी है, भारी पानी का मॉलिक्यूल ये कर सकता है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ग्राफाइड है, इन्हें सबको हम मंदक कहते हैं। ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन से या इनके एटम या मॉलिक्यूल तीव्रगामी न्यूट्रॉन से टकराते हैं, उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको धीमा कर देते हैं ताकि वो U-235 के विखंडन योग्य हो जावे या विखंडन योग्य रह जावे। क्लियर साहब। इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ जिनकी से आप टक्कर कराओगे
भारी पानी, बेरिलियम ऑक्साइड, ग्राफाइट आदि को हम मंदक कहते हैं। तो मंदकों का उपयोग करके हम न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या का निवारण कर सकते हैं, यानी मंदित न्यूट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन प्रग्रहण क्या अर्थ है साहब, अभी समझा देता हूं आपको। ये सब तीव्रगामी न्यूट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है। अब तो यह भी डिसाइड हो गया कि हम इसको मंदित कर लेंगे मंदक का इस्तेमाल करके। जब इसे मंदित करेंगे, यानी आप 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन को जब 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाओगे, यानी तापीय न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करोगे, तो इस मध्य में इसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगी। भाई आप जब मंदन कर रहे हो तो मंदन की इस प्रक्रिया में 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को आप मंदित न्यूट्रॉन यानी तापीय न्यूट्रॉन में रूपांतरित कर रहे हो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। तो इस रेंज में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज भी आएगी, यानी न्यूट्रॉन की कभी ऊर्जा इस रेंज में भी रहेगी। और इस परास के न्यूट्रॉनों का U-238 अच्छा शानदार अवशोषक है, गजब का। अब तो चक्कर पड़ गया। समस्या एक नहीं है, ये तो आपको बस इसको अंतिम बता के छोड़ देंगे। समस्या अनेक हैं, अनेक, एक नहीं है। ये तो कुछ समस्याएं आपके ध्यान में लाकर छोड़ी जा रही हैं ताकि बच्चे के अंदर ये बुद्धि पैदा हो कि यार श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु बम बनाना इतना आसान काम नहीं होता। अगर इतना आसान काम होता तो सभी देश बना लेते। तो कुछ झलकियां दी जा रही हैं, अगर सभी आपको बता देंगे तो फिर सीक्रेट क्या रहेगा। तो अपने सामने तो कुछ समस्याएं लाई जा रही, विचारणीय पक्ष, क्या भाई विचार करो। तो सब अब क्या करें, इस रेंज में तो न्यूट्रॉन आना ही आना है। तो सब अब ऐसा करो आप कि जब न्यूट्रॉन के मंदन की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय उसे यूरेनियम के संपर्क में आने ही मत दो। भाई संपर्क में आएगा तो ही अवशोषित होगा ना। अब आप कहोगे आने ही मत दो तो क्या बाहर निकाल दो, नहीं, बाहर भी मत निकलने दो। बाहर निकल गया तो भी अपने लिए तो बेकार हो गया, अपन क्रांतिक द्रव्यमान रखिए उस चक्कर में रहे। तो इस न्यूट्रॉन को मंदन के दौरान न तो आप यूरेनियम के संपर्क में आने दो, न पदार्थ से बाहर निकलने दो। तो क्या करोगे साहब, तो आप यूरेनियम का यानी विखंडनीय पदार्थ का जो पिंड बनाओ वो क्षणों के रूप में बनाओ। आपने देखा होगा नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम की छड़ें काम में लेते हैं, है ना। क्षणों के रूप में बनाओ। अब इससे समस्या का लोग है नहीं, इन क्षणों को ग्रेफाइट के ब्लॉक में अरेंज कर दो, धसा दो। ग्रेफाइट के ब्लॉक, ग्रेफाइट मंदक है, ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड D2O। तो ग्रेफाइट के ब्लॉक में एक निश्चित दूरी पर इन छड़ों को व्यवस्थित कर दो। यह निश्चित दूरी क्या होगी साहब, यह निश्चित दूरी वह दूरी होगी जिसमें न्यूट्रॉन का मंदन हो रहा है। वह 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो रहा है। तो इस बीच में वो ग्रेफाइट में ही रहेगा। एक छड़ से दूसरे छड़ के बीच की दूरी इस तरह से आपको व्यवस्थित करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बाहर भी नहीं गया, वो ग्रेफाइट में ही रहा। और जब वह तापीय न्यूट्रॉन में रूपांतरित हो गया तो आपने छड़ें अरेंज कर ही रखी चारों तरफ। ये तो ये नहीं कि 1-2 छड़ रखोगे। ग्रेफाइट के ब्लॉक में सभी जगह यूरेनियम की छड़ें गचा दी जाती हैं। ग्रेफाइट जैसे ही विखंडन होगा, विखंडन होते न्यूट्रॉन ग्रेफाइट में ज्यादा धसेगा, ग्रेफाइट मंदक का कार्य करेगा। अब वो न्यूट्रॉन इस समय दूसरे
यूरेनियम छड़ के संपर्क में आ ही नहीं रहा, वो ग्रेफाइट में रन कर रहा है, ग्रेफाइट उसको मंदित कर रहा है। और डिस्टेंस आपको इस तरह से मेंटेन रखनी है कि वो इस रेंज में रहे, तब वो छड़ के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो छड़ के संपर्क में आते ही U-238 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सब ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए जो मैंने आपको समझाया कि वह जब मंदित हो रहा उस दौरान वह यूरेनियम के संपर्क में ही ना आवे। तो इसमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। नंबर 1, ईंधन का इस्तेमाल पिंड के रूप, ईंधन या विखंडनीय पदार्थ का जो पिंड बनाओगे वो छड़ों के रूप में बनाएंगे। उन छड़ों को हम ग्रेफाइट के ब्लॉक में दसा देंगे और ये दूरी इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि मंदन के दौरान न्यूट्रॉन किसी छड़ के संपर्क में न आ सके। क्लियर सर? तो ये कुछ समस्याएं आपके सामने फोकस की गई है ना। इन समस्याओं का निवारण आपको सामने समझाया गया है। तो ये कुछ झलकियां हैं ये बताने के लिए कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया वास्तव में इतनी आसान टास्क नहीं है जितनी आसानी से हम इसको बोल दे। अपन ने कहा था कि जब विखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थिति में अन्य यूरेनियम से टकराएंगे और इस तरह से क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि पदार्थ में से यूरेनियम पूर्णतः समाप्त न हो जाए। इतना आसान काम नहीं है। तो सब प्रचालन में कठिनाइयां, वो उनका निवारण। अब आ जाइए सब, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है ना। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर, जिसको दूसरे नाम से पुकारते हैं तो अपन बोलते हैं परमाणु भट्टी, है ना। तो पहली बात तो ये किसका उदाहरण है? ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें K इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखो, पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं, फिर इसके महत्वपूर्ण भाग बता दूंगा। नाभिकीय रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में, अभी ईंधन सबको मैं परिभाषित कर दूंगा, या पहले मैं आपको इसके प्रमुख भाग समझा देता हूं, फिर आपको पूरी ये स्टोरी समझा दूं। सब नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो पहले ये बता देता हूं, फिर मैं आपको आगे एक स्टोरी सुना दूंगा। पहला भाग ईंधन है ना, फ्यूल। किसे कहते हैं ईंधन? विखंडन के लिए प्रयुक्त पदार्थ, जिस पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए, है ना, वो प्रक्रिया भी सुनाना बाकी है। तो सब विखंडन के लिए प्रयुक्त पदार्थ को ईंधन कहते हैं। ईंधन के रूप में आप यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, या करें यूरेनियम या आप इस्तेमाल करें प्लूटोनियम, है ना। किस फॉर्म में होगा वो अभी आपके सामने सारी। ये तो सब नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी का एक पहला पार्ट, उसके प्रमुख भागों में। अब दूसरा बी, मंदक। विखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने की या को धीमा करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को मंदक कहते हैं। यह सब न्यूट्रॉन को धीमा करेगा, तो जो पदार्थ आप इस्तेमाल करेंगे उससे कहते हैं मंदक। मंदक के रूप में आपको बता ही दिया मैंने, है ना। ग्रेफाइट है, बेरिलियम,
ऑक्साइड है, इसके अलावा भारी पानी है D2O, D2O। तो सविखंडन से उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए या मंदित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ मंदक कहलाता है। इसके रूप में ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड या भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तीसरा पार्ट है शीतलक, कूलेंट, है ना। जो विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हटाने के लिए, अवशोषित करने के लिए जिस पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम शीतलक कहते हैं, है ना। विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस ऊर्जा को आपको हटाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो परमाणु भट्टी में विस्फोट हो जाएगा। तो विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ शीतलक कहलाता है। शीतलक के रूप में आप ठंडी वायु का इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान्य जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी होंगे ये पदार्थ। अब जैसे मान लो सामान्य जल ही ले लें, ये पदार्थ विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, सामान्य जल वाष्प में रूपांतरित हो जाएगा। इस वाष्प को हाई प्रेशर पर संपीड़ित करके, हाई प्रेशर का मतलब आपको मैं इससे समझाऊं, जैसे पहले स्टोव चलाते थे ना अपन, केरोसिन वाला, अभी भी चलाते हूं कई जगह। स्टोव में पंप भरते जाओ, फिर उसको जरा सा नोजल खोलते थे तो ऑयल बहुत तेजी से निकलता था, बहुत तेजी से, है ना। तो सब ऐसे हाई प्रेशर पर आप इस वाष्प को संचित कर लें, हाई प्रेशर पर। यहां पर हाई प्रेशर एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो कमाल प्रेशर का है। तो हाई प्रेशर पर इस वाष्प को हम संचित कर लेंगे, जिसे डायनोमा के पंखे पर आपतित कर देंगे। डायनोमा के पंखे पर जैसे इसको डालेंगे, पंखा तेजी से घूमेगा और डायनोमा बिजली बना के आपको दे देगा। डायनोमा का पंखा घूमेगा तो डायनोमा यानी जनित्र में चुंबक के बीच में आर्मेचर घूमेगा। और अपन जानते हैं कि साहब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन से जो भी अपन ने पढ़ी रखे विद्युत का उत्पादन होगा, है ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में रहेगी? हाई प्रेशर की वाष्प के रूप में, जो फिर डायनोमा के पंखे पे डाली जाएगी और डायनोमा का पंखा घूमेगा, आर्मेचर के बीच में वो बिजली बना के देगा, है ना। ये तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, अब सब जब विखंडन होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ भी सकती है, यानी k ग्रेटर देन 1 को भी जा सकते हो आप। अगर k ग्रेटर देन 1 को चले गए आप तो फिर तो भट्टी में विस्फोट पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर परमाणु बम जैसी स्थिति होगी। k ग्रेटर देन 1 होते ही श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, और श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हुई तो अपार ऊर्जा के साथ भयानक विस्फोट होगा। तो स्वाभाविक है इस विखंडन को नियंत्रित करने के लिए या उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को नियंत्रक कहते हैं, नियंत्रक छड़ें कहते हैं। जिन छड़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें नियंत्रक छड़ें कहते हैं। ये कैडमियम की होती हैं, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक है। इसलिए जब आप रिएक्टर बिजली बनाते समय बनाने की प्रक्रिया होती है तो ये छड़ें ग्रेफाइट ब्लॉक में
यूरेनियम की छड़ों के बीच बीच में अरेंज की जाती हैं और ये हल्की सी धसा के रखी जाती हैं। अगर इनको पूरी तरह से आप अंदर कर दोगे ग्रेफाइट के ब्लॉक में, जिसमें आपने यूरेनियम की छड़ें भी डाल रखी हैं, अभी वो प्रक्रिया सुना दूंगा मैं, तो जिसमें आपने यूरेनियम की छड़ें भी डाल रखी हैं, उसमें पूरी तरह ये कैडमियम की छड़ों को अंदर तक धसा दोगे तो ये संपूर्ण न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को बंद कर देगी। ऐसा तब करते हैं जब हमें मेंटेनेंस करना हो, रिपेयरिंग करनी हो, तब ऐसा करने की जरूरत है। जब बिजली बनानी है तो आप न्यूट्रॉन 100% क्यों एब्जॉर्व करोगे? तो साहब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए जब विखंडन जारी रहता है तो इनकी हल्की हल्की मात्रा ग्रेफाइट के ब्लॉक के अंदर रखी जाती है ताकि ये न्यूट्रॉन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब भी करते हैं। K ग्रेटर देन 1 ना होने दें, ये K ग्रेटर देन 1 होने से रोकने का साधन है। तो ये कैडमियम की होती है क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक है, शानदार है ना। और जब आप इन्हें पूर्णतः अंदर धसा देंगे ग्रेफाइट के ब्लॉक में तो संपूर्ण न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होने के कारण श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ऐसा तब करते हैं जब हमें रिपेयरिंग करनी हो या हमें मेंटेनेंस करना हो, है ना। तो श्रृंखला अभिक्रिया को या यूं कहते हैं नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ें काम में ली जाती हैं, है ना। ये किसकी हो रही है? कैडमियम की, है ना। ई परिरक्षक, है ना। परिरक्षक में सब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उससे बिजली बना रहे हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन में हानिकारक विकिरणों का भी उत्सर्जन होता है ना भाई। अल्फा बीटा गामा किरणें भी तो उत्सर्जित होती है, वो किसी बॉडी कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें कैंसर डेवलप कर सकती है और कई विकार पैदा कर सकती है। तो विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न हानिकारक किरणों को, हानिकारक किरणों से जनहानि को बचाने के लिए जिस आवरण का रिएक्टर के चारों तरफ इस्तेमाल करते हैं उसे परिरक्षक कहते हैं। यह एक आवरण है जो रिएक्टर के चारों ओर होता है और जो विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता। अब ये आवरण में 5 से 7 फीट मोटी, अब 5-7 फीट मोटी आप अज्यूम कर लो, ये मेरा हाथ भी 5 फीट नहीं है, इससे 4 गुना या 3 गुना कर लो, इतना मान लो। तो सब 5 से 7 फीट मोटी ईंट, कंक्रीट, सीमेंट आदि की दीवार बना देते हैं ताकि विखंडन से उत्पन्न हानिकारक किरणें मनुष्य या जीव जंतुओं के संपर्क में ना आ सके, वरना जनहानि हो जाएगी। तो जनहानि को रोकने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ बनाए गए आवरण को या विकिरण को रोकने के लिए चारों तरफ बनाए गए आवरण को परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक के रूप में रिएक्टर के चारों ओर, ऊपर नीचे सब जगह 5 से 7 फीट मोटी ईंट, कंक्रीट, सीमेंट आदि की दीवार बना देते हैं ताकि विकिरणें बाहर नहीं जाती। अब सब वर्किंग क्या है मैं आपको कार्यप्रणाली समझाता, शॉर्ट में समझाया तो है ना। कार्यप्रणाली क्या है उसको सुनना आप, है ना। कार्यप्रणाली, वर्किंग क्या है सब? तो वर्किंग में आपको समझा दिया गया है कि आपने ग्रेफाइट के ब्लॉक में ईंधन के रूप में यूरेनियम की छड़ें व्यवस्थित कर रखी हैं निश्चित दूरी पर। उनके बीच बीच में आपने नियंत्रक छड़ें एडजस्ट कर रखी हैं जो थोड़ी बहुत अंदर रहती हैं। विखंडन प्रारंभ होता है। अब इसमें उसमें ग्रेफाइट के ब्लॉक में फंसा। अब ये ग्रेफाइट का ब्लॉक भारी पानी में डुबो के रखते हैं। ये और सुनो आप, है ना, दोबारा से सुनाता हूं। हम जो व्यवस्था रखते हैं वो ग्रेफाइट ब्लॉक में यूरेनियम की छड़ों की रखते हैं, है ना। यूरेनियम की सारी छड़ें निश्चित दूरी पर, वो दूरी आपको भी मैंने न्यूट्रॉन प्रग्रहण के समय समझाई थी। तो निश्चित दूरी पर यूरेनियम की छड़ें ईंधन के रूप में व्यवस्थित रखते हैं। बीच बीच में नियंत्रक छड़ें थोड़ी थोड़ी अंदर रखते हैं, पूरी अंदर नहीं रख सकते। और इस पूरे ग्रेफाइट के ब्लॉक को भारी पानी में डुबो के रखते हैं, D2O में।
तो मंदन के ऊपर भी मंदन है ना। तो साहब विखंडन स्टार्ट होता है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये न्यूट्रॉन उत्सर्जित होके ग्रेफाइट ब्लॉक और भारी पानी में तैरते रहते हैं और मंदित होते हैं। जब ये तापीय न्यूट्रॉन यानी मंदित न्यूट्रॉन में रूपांतरित हो जाते हैं, फिर दूसरी क्षणों के संपर्क में आए जो ईंधन की है, उनमें विखंडन पैदा करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है। इसमें K ग्रेटर देन 1 की संभावना भी रहती है। इसमें आपको ये मैंने समझा ही दिया कि डिस्टेंस इस प्रकार से रखनी है कि मंदन के दौरान वह यूरेनियम की छड़ के संपर्क में ना आवे। इसने डिस्टेंस आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, वो मैंने पहले सब समझा दिया आपको। तो सब डिस्टेंस इस प्रकार से रखते हैं कि तापीय न्यूट्रॉन में रूपांतरण के समय या न्यूट्रॉन के धीमा होते समय वह यूरेनियम की छड़ों के संपर्क में ना आवे। फिर जब वो मंदित हो जाते हैं, यूरेनियम की छड़ों के संपर्क में आते हैं, विखंडन जारी हो जाता है, ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, शीतलक द्वारा उसे हटाते रहते हैं, बिजली बनाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि विखंडन जारी है तो K ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, यानी विखंडन तीव्रता से संचित हो सकता है, जिससे विस्फोट उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, ब्लास्टिंग की। तो साहब हम उस विखंडन को नियंत्रक क्षणों द्वारा नियंत्रित करते रहते हैं, उनको अंदर बाहर लेते रहते हैं और एक दर मेंटेन कर लेते हैं, ताकि आगे एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन के योग्य रहे, यानी समान संख्या आगे विखंडन के योग्य रहे। उसी को कहते हैं K बराबर 1, समान संख्या ही आगे विखंडन योग्य रह सके, है ना। इसी को कहा गया K इज इक्वल टू 1। और यदि आपको लगे कि नियंत्रण में नहीं हो रहा, तो आप नियंत्रक छड़ें यानी कैडमियम की छड़ें पूर्णतः अंदर कर दीजिए, संपूर्ण न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे और विश्रृंखला विक्रिया रुक जाएगी, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, एक वर्किंग है ना। उस वर्किंग में मैंने पार्ट बताई दिए, फिर कैसे बिजली उत्पन्न होती है वो समझाई दी। तो ये वर्किंग है। वर्किंग की बात अपन ने एक्चुअली इस पोर्शन में भी कर ली और उधर समस्या में भी कर ली, तो वर्किंग में कुछ ज्यादा कहने का मेरे पास मार्जिन बच ही नहीं रहा, है ना। लास्ट, परमाणु भट्टी के उपयोग, परमाणु भट्टी के उपयोग, है ना। अब उपयोग में साहब एक तो क्लियर है इससे ही, विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में ये तो साहब आपको दिख ही रहा है, ये शांतिपूर्ण उपयोग है और वो K बराबर 1 का ही कर सकते हैं। एक उपयोग तो यही है। दूसरा उपयोग परमाणु बम के लिए प्लूटोनियम के उत्पादन में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है वो अपन बहुत अंदर तक तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा समझ लीजिए जहां नाभिकीय रिएक्टर होता है वहीं परमाणु बम बनाने की संभावना भी होती होगी, क्योंकि वहां प्लूटोनियम उत्पन्न होता है और प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने के काम आता है ना। तो प्लूटोनियम के उत्पादन में एक और ले लो आप, जैसे वनस्पति विज्ञान है, बायोलॉजी जो कहते हैं अपन, है ना, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान ही कह दो साहब, हटाओ। इसके अलावा आयुर्वेद, आयुर्वेद है ना। तो साहब वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्वेद आदि में या आदि के काम आने वाले समस्थानिक के उत्पादन में, समस्थानिकों के उत्पादन में। देखो साहब आप आयुर्वेद की दवाइयां देखते होंगे, आयुर्वेद की दवाइयों में समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कोई नुकसानदायक नहीं है ना, समस्थानिक होते हैं। जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में सब जैसे पेड़ों की ग्रोथ देखने वगैरह के लिए रेडियो एक्टिव काम आते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों में काम आते हैं।
अभी जैसे आप यूं देखो कि जहां कोयले से बिजली पैदा की जाती है वहां की राख ईंटों के बनाने का काम आती है, वो राख किसी काम की नहीं क्योंकि कोयले की राख है। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर की राख बहुत कीमती है, वो दवाइयों के काम आती है, आयुर्वेद की दवाइयां, जीव विज्ञान के विश्लेषण, वनस्पति विज्ञान के विश्लेषण। इधर मैंने आपको बता दिया परमाणु बम के लिए प्लूटोनियम के उत्पादन। तो नाभिकीय रिएक्टर की राख फ्री नहीं होती, सस्ती नहीं होती, वो महंगी होती है। जबकि कोयले से बिजली बनाने वाली राख सस्ती होती है क्योंकि तो कोयले की राख है ना। तो ये इसके यूज है। तो सब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कर चुके हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण यानी परमाणु बम हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में नहीं पढ़ना। तो ये नाभिकीय विखंडन कंप्लीट हो गया। ए पार्ट जो अपन ने कहा था, नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा उत्पादन के आधार पर दो भागों में बांटी गई है। एक भाग नाभिकीय विखंडन, दूसरा भाग नाभिकीय संलयन। तो सब विखंडन ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट डे यानी कल अगले लेक्चर में नाभिकीय संलयन की बात करूंगा, फिर रेडियो एक्टिविता वगैरह आने लगेगा, सेकेंड पार्ट चालू हो जाएगा। तो अब रोचक थ्योरी है, अब थ्योरी फालतू वाली नहीं है ना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर बाकी अपन कल के लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।